हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं फिर से उपस्थित हूं हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 पाठ 8 कन्यादान कविता के साथ। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था बताइए? यस, कविता को पढ़ा, कविता को सुना, कविता को समझा और उसमें निहित अर्थात उसमें जो अर्थ थे, माँ ने अपनी बेटी को किस तरह से सीख दी उसको सुना, समझा और साथ ही साथ हमने वास्तविक जीवन पर आधारित कुछ चर्चाएं भी की थी। याद है ना? भूले तो नहीं? भूलना नहीं है, ठीक है। ये जो बातें आपको बताई जाती हैं बेटा, वो आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ना केवल आप परीक्षा में लिखकर इस कविता को भूल जाएंगे, बल्कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें जीवन पर्यंत हमारे साथ रहती हैं और हमारा भला करती हैं। तो अपने बड़ों की, अपने माता पिता की, टीचर्स की बातों को सुना करो। ऐसा नहीं कि यहां से सुना यहां से गायब। अक्सर ऐसा होता है ना, सुन लो, यहां से सुनो यहां से निकाल दो। नो, कुछ बातों को स्टोर करके रखना होता है जो कि हमारे लिए लाभदायक होती हैं, ठीक है। तो आज हम पाठ 8 कन्यादान कवि ऋतुराज जी द्वारा रचित कविता के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे आप देख सकते हैं, बुक ओपन करके बैठा करिए। जो भी प्रश्न पीछे दिए हैं उनका आज हम सॉल्यूशन करेंगे और साथ ही साथ ना केवल उत्तरों को जानेंगे, बल्कि हर एक प्रश्न क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, उनके अर्थ भी जानेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम प्रश्नों के अर्थ नहीं जानेंगे, उत्तर कैसे दे पाएंगे। शुरू करते हैं, आइए देखिए। पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की तो होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। क्यों कहा था कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? अर्थात जो समाज देखता आया है, जैसा नजरिया, जैसा पर्सपेक्टिव समाज ने बनाया है, कुछ समाज के ठेकेदारों ने जैसा पर्सपेक्टिव या जैसा दृष्टिकोण लड़कियों के प्रति बनाया है, वैसा तुम अपने आप को मत समझना, ठीक है। मेरे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, ताकि लड़की अपने नारी सुलभ गुण, कौन कौन से नारी सुलभ गुण? सरलता, निश्चलता, विनम्रता सरलता मीन्स साधारण, निश्चल किसी से छल कपट या द्वेष की भावना नहीं रखती है, साथ ही साथ पोलाइटनेस, विनम्रता आदि गुणों को तो बनाए रखे, परंतु वह इतनी कमजोर भी ना हो पाए कि लड़की समझकर ससुराल के लोग या अन्य कोई भी लोग उसका शोषण करने लगे, ठीक है। इसलिए यहां इसके अलावा वह भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्ण मुकाबला भी कर सके, ये कहना चाहती है। इसलिए ऐसा कहा था माँ ने कि बेटी लड़की तो हो लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात जो समाज देखना चाहता है वैसी अपने आप को तो तुम मत समझना। आया समझ में? आया ना बेटा? ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? क्या होता आया है या क्या समाज में लड़कियों के साथ या ससुराल वाले किस तरह से अत्याचार करते थे, वो इसमें है। इन पंक्तियों में समाज में स्त्रियों की कमजोर स्थिति और ससुराल में परिजनों द्वारा शोषण करने की ओर संकेत किया गया है। कभी कभी क्या होता था, कभी कभी बहुएं इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं को आग के हवाले करके अपनी जीवन लीला समाप्त भी कर देती थी। इसलिए माँ ने बहुत अच्छे से समझाया कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इतनी भी त्रस्त मत हो जाना। ऐसे यदि नहीं आपको लग रहा है तो बिल्कुल अपने आप को एक सशक्त महिला की तरह आगे लाना और घर परिवार या जहां आपको आना हो एक बार सूचना तो दे देना। पहली बात तो अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से उसके काबिल बनाना, सक्षम बनाना, ताकि आप पर कोई उंगली ना उठा सके। अत्याचार तो बहुत दूर की बात है। अगला प्रश्न, मां ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? क्यों समझाया बेटी को? बेटी को जब विदा हो रही थी तो मां ने क्यों समझाया? क्या जरूरत था? क्या लड़की को कुछ पता नहीं था? लिखा था ना पंक्तियों में कि लड़की अभी भोली सयानी थी, उसको सुख का आभास तो था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। तो मां ने इसलिए कहा कि क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली और नासमझ थी, जिसे दुनियादारी और छल कपट का पता ना था।
उसको बस यही लगता था जो मीठी मीठी बोलते हैं वो अच्छे होते हैं, जिसने कड़वी अर्थात सच कुछ बोल दिया वो बुरे होते हैं। तो मीठी बोलने के पीछे कुछ स्वार्थ भी निहित होता है। तो मीठी मीठी बोली में भी नहीं आना है हमें, हर एक को तर्क शक्ति के साथ ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद ही आगे निर्णय लेना है। वह लोगों की शोषण प्रवृत्ति से अनजान थी कि किस तरह से शोषण किया जाता है या किस तरह से कौन कौन सा शोषण किया जा सकता है। शोषण सिर्फ और सिर्फ शारीरिक ही नहीं होता बेटा, मानसिक शोषण भी होता है, मेंटल हरासमेंट, है ना। मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित करना भी एक कानूनन अपराध है। यदि मानसिक रूप से बहुत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक प्रताड़ना दी जाए तभी वो अपराध है, मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ना देना भी बहुत बड़ा अपराध है। तो हमेशा अपने आप के व्यवहार में या हम अपना जो व्यवहार है उसमें इतना अच्छे रहना, इतनी अच्छी मीठी शहद घोलते रहना, अधिक नहीं तो कीड़े पड़ जाते हैं, है ना। तो इतने अच्छे से हमें व्यवहार कुशल बनना है ताकि किसी को भी ये ना लगे कि कैसा कटु शब्द बोलते हैं, कैसी भाषा है इनकी, है ना। तो इस तरह से उन्होंने ये कहा कि वह लोगों की शोषण प्रवृत्ति से अनजान थी। इसके अलावा वह शादी विवाह को सुखमय एवं मोह कल्पना का साधन समझती थी। वह ससुराल के दूसरे पक्ष से अनभिज्ञ थी। उसको लगता था, जैसा मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, कि शादी हो रही है, मैं दुल्हन बनी हूं, इतने सारे गहने, इतने सारे जेवर, मेहमान, नए नए कपड़े, ओ वाह कितनी अच्छी लग रही हूं मैं, इस कल्पना में खो गई। अब उसे पता नहीं कि जिम्मेदारियां कौन कौन सी निभाना है, कैसे कैसे लोगों से उसका सामना होना है। ठीक वैसा ही मैंने आपसे ये भी कहा था कि हर एक बच्चे को परिवार से दूर रहना होता है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी जॉब के लिए, कभी किसी कार्य के लिए। तो अपने आप को इतना सक्षम और इतना सशक्त बना लेना है कि हम किसी बातों में बह ना जाएं और बहकर कहीं डूब ना जाएं, अर्थात पछतावा ना हो हमें। ठीक है, नेक्स्ट पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे आप शब्दबद्ध कीजिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, जैसे लाइट कम हो या धुंधला सा, कहीं से भी बिजली की कोई व्यवस्था ना हो, सनलाइट नहीं आ रही हो और आपसे कहा जाए कि पढ़ो। अब क्या करोगे, अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा है, धुंधला सा कुछ, अब क्या करोगे, आप कोशिश तो करोगे लेकिन उसको पढ़ नहीं पाओगे। ठीक उसी तरह से आपकी उम्र के बच्चों के साथ है कि जीवन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ तो नहीं है, जीवन है ही क्या, और ऊपर से मम्मी पढ़ने का कहती रहती है, टीचर होमवर्क देते रहते हैं, हम क्या क्या करें, है ना। इस तरह से हमारे विचार मस्तिष्क में बहुत सारे विचार मस्तिष्क में आने लगते हैं कि क्या क्या करें। टीचर सपोज आप स्कूल गए और पूछने लगे कि होमवर्क किया, मैम उन्होंने भी दिया था ना, मैथ्स का मिला था, साइंस का मिला था, सोशल का मिला था, इंग्लिश का मिला था, हिंदी का मिला था, मैं क्या क्या करूं। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, अच्छे से करना है। तो किसी भी कार्य को लेकर एकदम हताश नहीं होना है कि अब मुझसे नहीं होगा। शुरुआत तो कीजिए। शुरुआत हमेशा पहली सीढ़ी पर कदम रखकर ही की जाती है, तभी हम जाकर छत पर पहुंच पाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम पहली सीढ़ी पर पैर रखेंगे और छठवीं पर रख देंगे और उसमें हम छत पर पहुंच जाएंगे। क्या होगा, धड़ाम से गिर जाएंगे। तो जिस प्रकार हम छत पर जाने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेते हैं, एक एक स्टेप करके आगे जाते हैं, ठीक वही उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में भी शनेह शनेह आराम से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है ना। तब जाकर कहीं हमें जीवन में ऐसा नहीं कि सफलता हमारा इंतजार कर रही है कि आओ 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 मेरे पास आओ, मैं बैठी हूं तुम्हारे लिए। नो, मेहनत करनी होगी, बहुत मेहनत करनी होगी, और सिर्फ सफलता को सोचकर मेहनत नहीं करनी है कि मुझे तो मान लीजिए कोई एम किया आपने, कोई गोल सोच के रखा है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो सिर्फ उसमें आप उसी को मत सोचिए। जाना कैसे है उस रास्ते पर देखिए। एक उदाहरण मैं फिर से देती हूं। मान लीजिए आपको नीचे जाना है, दादाजी नीचे वाले रूम में शिफ्ट हैं और मम्मी ने कहा कि दादाजी को ये कुछ सामान देकर आ जाओ। अब आपको क्या लगा, मुझे जल्दी से जाना है, और आप बिल्कुल बिना देखे जा रहे हैं, भागते भागते, आपको पता नहीं एक सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है, कहां कदम रखूं, और पता चला कि मुझे लगा यहां एक सीढ़ी है, वहां दो थी और मैं गिर गया। जाना है दादाजी के पास, याद रखना है, लेकिन रास्ते पर तो ध्यान देना है ना बेटा। मंजिल को पाना है, लेकिन किस पथ पर हमें चलना है वो मत भूलना। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उपयुक्त काव्य पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में लड़की की जो छवि उभरती है वो कुछ इस प्रकार से है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी अर्थात समझदार, समाज के जो नियम कानून सोच विचार उससे वो अनभिज्ञ थी, एकदम अनजान थी। ठीक है,
लड़की को दुनिया के उजले पक्ष की जानकारी तो है। यहां पर उजले पक्ष मींस किसको कहा है? अच्छी अच्छी बातों की, कि ऐसा होता है, वैसा होता है, शादी के बाद ये होगा, मुझे कितना मजा आएगा, है ना, ये तो है। पर दूसरे पक्ष छल, कपट, शोषण आदि की कोई जानकारी नहीं है। वो तो सोचती है सब कुछ आसान है, यूं हो जाएगा, उसमें क्या है। तो ये लड़की विवाह की सुखद कल्पना में खोई हुई है। अर्थात हम अभी आपकी बात कर रही हूं, मैं आप सबकी बात कर रही हूं, ना केवल लड़कियों की, सबकी बात कर रही हूं कि जितना आसान हम समझते हैं जीवन को उतना आसान नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कठिन समझकर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें कि मुझे कुछ नहीं करना, जीवन तो बहुत कठिन है, मैडम ने कहा था कि बिल्कुल कठिन है, अब मम्मी मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे पढ़ना भी नहीं है क्योंकि जीवन कठिन है। ये भी नहीं सोचना है, ठीक है। क्या करना है, वही बात, स्टेप बाय स्टेप। अभी आप 10th में हैं, 10th पर फोकस करिए, ठीक है। विद्यार्थी जीवन में आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी, अपने अध्ययन पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी, आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में आप एक चुन लेंगे कि मुझे इस पर करना है, फिर उस पर मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, है ना। तो छाया मत छूना हमने कविता पढ़ी थी ना, जो हो चुका, जो हम परिवर्तित नहीं कर सकते, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्या होने वाला है उसके बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचना है। सोचना किसके बारे में? जो वर्तमान है, जो हमारे हाथ में है, उसी को हम परिवर्तित कर सकते हैं, उसी को हम सुधार भी सकते हैं, संवार भी सकते हैं। जो गया सो गया, जो आने वाला है वो हमें नहीं पता। यदि वर्तमान को हमने संवार लिया या संजो लिया या अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया तो भूत भी हमारा, भविष्य भी हमारा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उसी का है, उसे केवल सुखों का एहसास है, दुखों का नहीं। उसे ससुराल की प्रतिकूल परिस्थितियों का कोई ज्ञान नहीं। प्रतिकूल मीन्स विपरीत, ठीक है। तो माँ ने यही कहा था कि जो भी हो उसका एकदम सिर झुकाकर, नतमस्तक होकर उस अन्याय को सहना मत, उसका प्रतिकार भी करना, उसका सामना करना और डटकर करना, ठीक है। चलिए, माँ को बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, बताइए। माँ ने बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा है? कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, ऐसा कहा था ना। तो माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लगी क्योंकि वो उसके सुख दुख की साथी थी, हर एक बात सब कुछ कहती थी। लेकिन अब तो वो वर पक्ष को हमेशा के लिए सौंप रही है ना, अब तो बेटी पराई हो गई ना। ऐसा माना जाता है कि विवाह हुआ और बेटी पराई। अब वो अलग बात है कि आप लोग कहते हैं कौन सी पराई, दूसरे दिन घर भी तो आ जाती है वापस। यही कहते हैं अक्सर आप जैसे भैया, छोटे छोटे, है ना। तो अब क्या हुआ कि माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि कन्यादान के बाद माँ एकदम अकेली रह जाएगी। उसकी बेटी ही उसके सुख दुख की साथिन थी, जिसके साथ वह अपनी निजी बातें बांट लिया करती थी। इसके अलावा बेटी माँ के लिए सबसे प्रिय। अब यहाँ पर वस्तु जो लिखा है वो, अब आप इसका बिल्कुल विरोध करिए कि लड़की कोई वस्तु नहीं है। 9th क्लास का एक चैप्टर याद है आपको? कृतिका का एक चैप्टर था रीढ़ की हड्डी, जिसमें उमा नामक एक लड़की थी, याद होगा आपको, पढ़ा था ना रीढ़ की हड्डी। किस तरह से उमा ने लड़के वालों को खदेड़ कर भगा दिया था, किस तरह से शंकर था लड़के का नाम, गोपाल प्रसाद था होने वाले ससुर का नाम, रामस्वरूप था लड़की का नाम, रामस्वरूप था लड़की के पिता का नाम, प्रेमा था लड़की की माँ का नाम और उमा था स्वयं लड़की का नाम। तो किस तरह से वो चाहते थे कि लड़की कैसी मिले, कम पढ़ी लिखी, हमें तो अच्छी चाहिए, सारे गुण उसमें होना चाहिए, गाना आना चाहिए, बजाना आना चाहिए, सिलाई आनी चाहिए, कढ़ाई आनी चाहिए, बनाना, सब कुछ आना चाहिए। और लड़के को कुछ नहीं आता था, क्योंकि उसका जब चरित्र चिट्ठा पाटा सब खोला उमा ने, तो उसकी तो बैकबोन ही नहीं थी, रीढ़ की हड्डी ही नहीं थी, अर्थात उसका कोई चरित्र ही नहीं था, उसका कोई आचरण ही नहीं था। और जब उमा ने ये सारी बातें उनके सामने रखी थी तो कैसे वो दुम दबाकर भागे थे ना। तो यही कहना चाहते हैं कि क्या हुआ, और उमा ने यही कहा था कि लड़की मतलब मैं कोई वस्तु नहीं है जिसका आप मोल भाव किए जा रहे हैं कि ये भी आता है वो भी आता है, चुप हूं मैं। चश्मा मेरे ऊपर चश्मा देखकर, उमा ने कहा था कि चश्मा देखकर क्या समझ रहे हैं आप कि मैं पढ़ी लिखी हूं? हाँ, मैंने बीए किया है। आपको 10वीं पास चाहिए थी ना, नहीं हूं मैं 10वीं पास, मैं बीए पास हूं। तो वो शंकर के पिताजी जो गोपाल प्रसाद थे वो भड़क गए थे कि रामस्वरूप जी आप होने वाले संबंधी थे हमारे, लेकिन आपने हमसे झूठ बोला, लड़की की पढ़ाई छुपाई, हमें तो कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। और ऐसा क्यों होता था?
ऐसा इसलिए मानते थे समाज के लोग कि अधिक पढ़ी लिखी लड़की होगी, ये सोच थी उनकी, ऐसा है नहीं। किस तरह की सोच थी? निम्न सोच थी, छोटी सोच थी, ठीक है, तुच्छ सोच थी कि यदि लड़की अधिक पढ़ी लिखी होगी तो वो मुंह चलाएगी, वहां पाठ में लिखा था हमारे साथ तर्क वितर्क करेगी। अरे भाई, तर्क वितर्क करना और अच्छे से बात कहना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तर्क वितर्क से डर रहे हो मतलब आप शिक्षित हो ये चलता है, लेकिन लड़की शिक्षित हो ये आपको डाइजेस्ट ही नहीं होता, पच नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि लड़की बिना पढ़ी लिखी इतनी बुद्धिमान है, पढ़ लिख कर क्या करेगी, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको डर है। तो ये सारा उस चैप्टर में बड़े अच्छे से उन्होंने बताया था कि लड़की कोई वस्तु नहीं है, मेज या कुर्सी नहीं है जिसका हाव भाव मोल भाव आप किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखा जरूर है, उसमें भी लिखा है, आप कहीं भी देखेंगे तो वस्तु लिखा मिलेगा, परंतु मैं इसका विरोध करती हूं और आप भी कीजिए कि कोई पूंजी या संपत्ति क्यों माने भाई? संपत्ति तो आदान प्रदान की जाती है, कभी इसके हाथ में कभी उसके हाथ में। क्यों माने हम लड़की को पूंजी? क्यों माने हम लड़की को वस्तु? फिर भी जो लिखा है उसको सिर्फ हम अपने हिसाब से किस तरह से लिख सकते हैं कि इसके अलावा बेटी मां के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका अंग है, कह सकते हैं ना। अंग को अलग करके हम किसी को भी नहीं दे सकते कि आज तुम एक एक उंगली ले जाओ, कल तुम हमारा पूरा हाथ ले जाना, कह सकते हैं क्या? नहीं। तो महत्वपूर्ण अंग है, उसकी आत्मा है ना, उसकी कोख से उसने जन्म लिया है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, मां के लिए सब बराबर हैं और वो उसका अंग है जिनको काट कर हम किसी को दे नहीं सकते। जबकि संपत्ति चोरी भी हो सकती है, कोई हमसे ले भी सकता है, छीन भी सकता है, लेकिन जो संतान है वो हमेशा रहती है, एक अंग की तरह, महत्वपूर्ण अंग की तरह, ठीक है, जिसे अब वह दूसरे के हाथ में सौंप रही थी। इसके बाद वह नितांत अकेली रह जाएगी। ये ठीक है कि विवाह के बाद सॉरी बेटा, लड़की दूसरे घर में जाएगी, ठीक है, तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन माँ भी तो नाना जी के घर से आई थी ना, तो ये परंपरा चली आ रही है। एक कहीं मतलब ऐसा सुना है, आप लोग पता कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि एक भारत में ही कोई एक ऐसा स्थान है जहां लड़की घोड़े पर सवार होकर आती है बारात लेकर, और फिर जो दूल्हा है वो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं लेखक कवि। मां ने बेटी को क्या क्या सीख दी, क्या क्या सिखाने का प्रयास किया मां ने कन्यादान के बाद अपनी बेटी को विदा करते समय बहुत सारी सीख दी थी। क्या क्या सिखाया था, क्या क्या शिक्षा दी थी? कि वह ससुराल में दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा से अपने रूप सौंदर्य पर आत्ममुग्ध न हो जाए, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। याद आया? तो यही कहा था। आग का उपयोग रोटियां पकाने के लिए करना, उसका दुरुपयोग अपने जलने के लिए मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र आभूषणों के मोह में फंसकर इनके बंधन में ना बंध जाना। वस्त्र और आभूषण बंधन है स्त्री जीवन के, इनके बंधन में यदि तुम बंधी तो अपनी सच्चाई को कभी उनसे कह ही नहीं पाओगी। अपने मन में जो उत्पन्न हो रहा है उसमें मानसिक रूप से तुम खुद प्रताड़ित होती जाओगी और सहन शक्ति तुम्हारी धीरे 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 बढ़ती जाएगी और अपने आप को तुम खो दोगी, ठीक है। नारी सुलभ गुण बनाए रखना पर कमजोर मत पड़ना, ठीक है, ये शिक्षा दी है। अगला प्रश्न है, आप बताइएगा इसका उत्तर। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ, यस आ गया ना वही, देखिए ध्यान से सुनिए। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहां तक उचित है? क्या कन्या के साथ दान शब्द जोड़ना सही है? बताइए। बात वही हुई ना कि वस्तु का दान, पैसे का दान, धन दौलत का दान। तो क्या कन्या के साथ जो परंपरा चली आ रही है कन्यादान, तो कन्या के साथ दान जोड़ना आपको उचित लगता है? अपने विचार मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो भी विचार आपके हों बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक लिखिएगा कि आपको क्यों लगता है कि दान जुड़ना चाहिए, या आपको क्यों लगता है कि दान शब्द नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं। मेरी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। दान तो किसी वस्तु का किया जाता है, कन्या कोई वस्तु तो नहीं, उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व है, रुचि, पसंद, इच्छा, अनिच्छा, बहुत सारी बातें हैं। वह किसी वस्तु की भांति निर्जीव नहीं है, क्योंकि वस्तु तो निर्जीव होती है, नॉन लिविंग होती है। दान देने के बाद दानदाता का वस्तु से कोई संबंध नहीं रह जाता। किसी को जब दान दिया जाता है, चाहे वो मंदिर में दिया जाए, मस्जिद में दिया जाए, गुरुद्वारे में दिया जाए या चर्च में दिया जाए, कहीं भी दिया जाता है, दान मतलब दे दिया तो दे दिया, कोई वास्ता नहीं,
हमने तो दे दिया, लेकिन क्या बेटी को विवाह करने के बाद उससे हमारा संबंध टूट जाता है? नहीं ना, ठीक है। परंतु कन्या का संबंध आजीवन माता पिता से बना रहता है। कन्या एक वस्तु जैसी कभी भी नहीं हो सकती है, इसलिए कन्या को दान देने जैसी बात करना पूर्णतः अनुचित है, अनुचित है। हम इसका साथ नहीं देंगे। मैं आपके विचारों को जरूर जानना चाहूंगी कमेंट बॉक्स में। ओके, अभी हमने देखा एनसीईआरटी बुक्स के जो सॉल्यूशंस थे, और साथ ही साथ हमने बेटा देखा कि प्रश्नों के अर्थ बहुत जरूरी होता है। जब आप परीक्षा देंगे तो प्रश्न पढ़ने के लिए आपको अलग से समय दिया जाता है, और बहुत से बच्चे क्या करने लगते हैं, सॉल्यूशंस करने लगते हैं। तो जो प्रश्न पढ़ने का समय होता है उस समय को प्रश्न पढ़ने में ही लगाया करो, क्योंकि प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो किसी भी विषय के हों। प्रश्नों को जब तक नहीं समझोगे उत्तर आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो हमने प्रश्नों को समझा, उत्तरों को जाना, और आपसे अपेक्षा कर रही हूं, आशा करती हूं, विश्वास है आप उत्तर जरूर देंगे कि अपने विचारों को, जो भी डाउट्स हो, जो भी कुछ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। मैग्नेट ब्रेन्स पर जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। क्रोम पर जाएंगे, हम गूगल पर जाएंगे, क्रोम पर जाएंगे, हम टाइप करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। वहां लिखा रहेगा सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में जाना है आपको, या सीबीएसई हिंदी मीडियम में जाना है आपको, या एनटीएससी या ओलंपियाड की तैयारी के लिए क्या ढूंढना चाहते हैं आप, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, है ना। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, हर सारा सब कुछ मिलेगा। मान लीजिए आप सीबीएसई हिंदी मीडियम में जाना चाहते हैं, ठीक है। सीबीएसई हिंदी मीडियम में गए आप। अब सीबीएसई हिंदी मीडियम में आप कौन से विषय पर जाना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, गणित, विज्ञान, साइंस, क्या पढ़ना चाहते हैं आप, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा हिंदी के लिए, ठीक है। अब हिंदी में जब आप गए तो आपको क्या देखना है, पाठ्यक्रम परिचय देखना है, मीन्स आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या इसमें दिया है, कौन सी बुक्स हैं। सबसे पहले हमें सिलेबस ही जानना होगा ना कि कौन सी बुक है, कौन सा हमें चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर्स में क्या दिया है, कि हम इंडेक्स देखकर ये अनुमान लगा सकें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम पाठ्यक्रम पर गए, ओके। पाठ्यक्रम पर हम जैसे ही जाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। क्या होगा, यहाँ पर क्षितिज और कृतिका, स्पर्श और संचय लिखी होगी। अब आप कोर्स ए पढ़ रहे हैं तो आप तुरंत अपनी बुक्स को पहचान जाएंगे, अरे ये तो हमारी बुक्स हैं, मतलब मैडम ये भी पढ़ाने वाली हैं, ऑफ कोर्स पढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ जो कोर्स बी पढ़ते हैं उनके लिए स्पर्श और संचयन, मतलब जो हमारा अपना होता है ना, वो सबसे पहले हमें दिखाई देता है, चाहे वो बुक्स हो या हमारा अपना परिचित व्यक्ति हो। तो हमने ये देखा, ठीक है। जब हमने ये समझा सुना तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हैं, सही कंटेंट आपको मिलेगा, सही जानकारी मिलेगी, और आपके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी बहुत अच्छे से दिए जाएंगे। तो और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बेटा कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आइए, और जो भी सर्च करना चाहते हैं, जिस भी विषय को आप पढ़ना चाहते हैं, बेहतर से बेहतरीन जानकारी आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है 6 to 12th एजुकेशन, स्कूल शिक्षा एकदम फ्री। कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है, और ये मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रही हूं, वर्तमान की बात नहीं कर रही हूं, कभी भी नहीं लेना है। आप हमेशा मैग्नेट ब्रेन से फ्री में एजुकेशन प्राप्त करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, वो भी बेहतरीन शिक्षा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जस्ट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, आपके जो भी मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं। और ना केवल, देखिए एक और बात, ना केवल एमपी बोर्ड्स बल्कि सभी बहुत सारे स्टेट्स को हमने शामिल किया है, जिसमें बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बहुत सारे बोर्ड्स शामिल हैं, जिसकी भी हर एक विषय की पढ़ाई और वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल रहेंगे। तो इस तरह से आप बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इसी पाठ, ये जो हमारी कविता है, कन्यादान कविता के ही MCQs के साथ, बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ, जो कि हर एक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू।